हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत डायनेमिक टॉपिक जहां डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक। 12th बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर नीट और आईआईटी के हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसमें बहुत गहरे गहरे राज छुपे होते हैं, तो हम इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और माइक्रो से लेकर मैक्रो लेवल तक की इसमें जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ क्वेश्चंस की बनती हैं उन सबको एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इसमें रिएक्शन कैसे होती है, कौन से कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं और कौन से कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करते। जिस वैरायटी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में बन चुके हैं या बनते हैं, उन सब को लेकर यहाँ पर हमने कोशिश की है। अगर हम उस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे और उन एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आप ज़रूर उनको आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है पर हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन किन कंपाउंड्स में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एल्डोल कंडेंसेशन सीखने के लिए जो इसेंशियल कंडीशन हमने यहाँ लिखी है, इसेंशियल कंडीशन जो हमने यहाँ लिखी है, आप ज़रा गौर कीजिए कि एल्डोल कंडेंसेशन की इसेंशियल कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन कार्बोनाइल कंपाउंड। इस बात से एक चीज़ साफ जाहिर हो गई कि एल्डोल कंडेंसेशन की जो रिएक्शन है वो होगी सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड्स पर। कार्बोनाइल कंपाउंड्स मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। लेकिन हर एल्डिहाइड और हर कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन वाली रिएक्शन नहीं दिखाएगा। सिर्फ वो एल्डिहाइड या वो कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन दिखा सकते हैं जिन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्फा हाइड्रोजन कहते किसको हैं। तो देखिए, यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या फंक्शनल ग्रुप कीटोन या अदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, चाहे उस फंक्शनल ग्रुप में इंडिविजुअली कार्बन प्रेजेंट हो या ना हो, जैसे अल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो फंक्शनल ग्रुप में चाहे कार्बन हो या कार्बन ना हो, वो कार्बन जो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। अल्फा कार्बन के साथ, ना कि फंक्शनल ग्रुप के साथ, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए, यहाँ पर ये एसिटाल्डिहाइड हमने लिखा, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, इससे डायरेक्टली अटैच ये कार्बन है, इस पर 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। दैट मीन्स एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर होगा 3। और जिन कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन शो करते हैं। दैट मीन्स एसिटाल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एसीटोन में देखिए आप, यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। दैट मीन्स ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। 3 हाइड्रोजन ईच कार्बन के साथ अटैच हैं, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर है 6। दैट मीन्स एसीटोन में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट मीन्स एसीटोन भी एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। यहां देखिए, हमने लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड में देखिए फंक्शनल ग्रुप CHO, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई कार्बन अटैच नहीं है। दैट मीन्स यहां पर अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, जबकि अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो अल्फा कार्बन से अटैच होता है और अल्फा कार्बन वो होता है जो
फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई कार्बन अटैच नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर अल्फा कार्बन एब्सेंट है, और अल्फा कार्बन अगर एब्सेंट है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर हो गया 0। और जिन कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कंपाउंड कभी भी, मतलब वो कार्बोनाइल कंपाउंड कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेंगे, तो फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हमने बेंजल्डिहाइड। यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप CHO नजर आ रहा है, इसके साथ ये C6H5 फिनाइल ग्रुप अटैच है। फिनाइल ग्रुप अटैच है। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं, उनको लगता है यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बड़े ध्यान से समझिएगा, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। इस फिनाइल ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस फिनाइल ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप देखिए बेंजीन जो होता है C6H6 मतलब हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, लेकिन जब यहाँ से हम हाइड्रोजन हटाकर रेडिकल बनाएंगे तो यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, उस पर आकर अटैच होगा एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ उस कार्बन पर, ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। और जिन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाते हैं, तो इसको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाना है। यहां देखिए एसीटोफिनोन, तो आप देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है। अब यहां हम देख चुके हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा कार्बन तो होता है, लेकिन यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। लेकिन ये अल्फा कार्बन देखिए, इस पर 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, दैट मीन्स यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर हो गया 3, तो इसको एल्डोल कंडेंसेशन शो करना है। बेंजोफिनोन, दोनों तरफ हमने फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया। अभी हम देख चुके हैं कि फिनाइल ग्रुप में अल्फा कार्बन होता है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाना है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे भी प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। बहुत सारे कार्बोनाइल कंपाउंड आपको दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनमें से कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देगा और कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो इसेंशियल कंडीशन याद रखिएगा, सिर्फ वो कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं, और अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो अल्फा कार्बन से जुड़ता है, और अल्फा कार्बन वो होता है जो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है। उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को आपने आसानी से समझ लिया होगा। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स दिखाएंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहां मैंने एक एग्जांपल लिया एसिटल्डिहाइड CH3CHO, तो बट नेचुरल है ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो एसिटल्डिहाइड में 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। अब सपोज कीजिए कि हम इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, या किसी पर्टिकुलर अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ये अल्फा हाइड्रोजन यहां से रिलीज होता है। तो देखिएगा बेसिकली होता क्या होगा वो तो अभी मैं मैकेनिज्म में आपको समझाऊंगा। अगर यहां से हम एक अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो जो स्पीशीज हमारे पास बचती है वो कुछ इस तरह से होती है। अब आपको मालूम है ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि किसी एसिड में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव, दैट मीन्स एक प्रोटॉन को रिमूव कर दिया जाता है, तो जो स्पीशीज बचती है वो क्या कहलाती है, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। तो यहां देखिए अगर मैं इसमें से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं तो हमारे पास ये स्पीशीज बचती है, तो ये क्या कहला रही है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटल्डिहाइड। अब देखिए ये जो कॉन्जुगेट बेस बना, यहां पर देखिए रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये लोन पेयर नजर आ रहा है आपको, ये पाई बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन हो गया यहां पर पाई सिग्मा लोन पेयर, तो यहां पर होगा रेजोनेंस। ये पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर इधर से इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी बन रही है। और आपको पता है रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है।
रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये कॉन्जुगेट बेस ड्यू टू रेजोनेंस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को एक्वायर कर लेगा। आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल होता है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होता है उसमें से H+ के निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट मीन्स अच्छा प्रोटॉन डोनर हो जाता है। तो यहां से H+ का निकलना इजी हो गया क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जो बना वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी को एक्वायर कर रहा है। तो यहां हमने मेंशन किया कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज मोर, ज्यादा है। इस वजह से हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि कार्बोनाइल कंपाउंड का जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका नेचर कैसा हो गया? उसका नेचर हो गया एसिडिक। तो अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनाइल कंपाउंड में एसिडिक नेचर शो करता है। अब ये एसिडिक नेचर की वजह से ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी की रिएक्शन शो करेगा और वो स्पेसिफिक कैटेगरी के जो रिएक्शंस हैं उनमें से एक रिएक्शन का हेडिंग यहां हमारे पास मौजूद है। उस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, तो याद रखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा वो तो अभी हम देख लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर वहां से एक अल्फा हाइड्रोजन हटता है तो जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसमें रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर शो करता है। एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता होगा, कब ये रिएक्शन होती होगी। तो यहां पर हमने लिखी है कुछ काम की बात। कुछ काम की बात, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां हमने लिखा एल्डिहाइड एंड कीटोन विद एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन की इसेंशियल कंडीशन लिखी है अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। नंबर नहीं है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जिन एल्डिहाइड और कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा वो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, बहुत गहरी बात है। ये डाइल्यूट ही क्यों है? कॉन्सेंट्रेट होती तो क्या हो जाता, इसको इसी टॉपिक में हम आगे डिस्कस करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में, डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तो याद रखिएगा कि एल्डोल कंडेंसेशन वाली रिएक्शन कब होगी? जबकि कोई ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो रिएक्ट कर जाए किसी डाइल्यूट अल्कली के साथ। तो जब भी डाइल्यूट अल्कली के साथ अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन करेगा तो अंडरस्टूड है वो रिएक्शन होगी एल्डोल कंडेंसेशन। अब रिएक्शन कैसे होती है उसको समझने के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब मैं लिए चलता हूं आपको एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन किस तरह से होती है, क्या क्या इंटरमीडिएट बनता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं रिएक्शन के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एल्डिहाइड यहाँ पर लिया, एसिटाल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके ट्वाइस मॉलिक्यूल हमने ले लिए, तो कंबाइन होने के लिए एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो याद रखिएगा जब भी एल्डोल कंडेंसेशन होगा हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑलवेज लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं इनको, और याद रखना इस चीज़ को, हमने डाइल्यूट अल्कली का प्रेजेंस रखा था तो डाइल्यूट अल्कली की फॉर्म में हमने यहाँ डाइल्यूट NaOH ले लिया है। तो जब भी इस तरह का कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। वही रिएक्शन होती है एल्डोल रिएक्शन। रिएक्शन किस तरह से होती है देखिए जरा।
ये हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया। अब आपको पता है डाइल्यूट NaOH, NaOH एक बेस है तो डिसोसिएट होकर Na+ और OH- देगा। ये OH- यहाँ पर क्या करेगा, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। और आपको पता है जैसे हम पढ़ के गाना सुना होगा ना, बेबी को बेस पसंद है लेकिन बेस को H+ पसंद है, तो ये जो बेस से OH आया ये अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का नेचर एसिडिक है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होकर OH- के साथ जाएगा और उससे रिएक्शन करके H2O बना लेगा। तो जब ये एसिडिक हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में यहां से निकला, तो H+ की फॉर्म में यहां से निकला तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहे, इसलिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये स्पीशीज हमारे पास ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, जो कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ले लेता है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस बना, दैट मीन्स कार्ब एनायन बना, तो ये कार्ब एनायन एल्डिहाइड के किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर, क्योंकि ट्वाइस मॉलिक्यूल लिया हुआ था, दूसरे मॉलिक्यूल को देखिए आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इसमें पोलैरिटी डेवलप हो गई है और ये पोलैरिटी यहाँ पर आ गई तो कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन अट्रैक्ट होगा इस पॉजिटिव कार्बन पर और इसके साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा, लेकिन कार्बन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तब ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस तरह का एक कंपाउंड हमारे पास आएगा। ये कार्बन इसके साथ अटैच हुआ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन होगी वाटर के साथ। सवाल ये पैदा हुआ वाटर कहाँ से आया, साफ मेंशन किया हमने, फ्रॉम डाइल्यूट बेस। आपको मालूम है बेस को डाइल्यूट करने के लिए हमने उसमें पानी मिलाया होगा, ये वही वाटर मॉलिक्यूल है जो बेस को डाइल्यूट करने के लिए डाला गया था। तो इस वाटर में से हम क्या निकाल लेंगे, H+, क्योंकि O- को H+ चाहिए, तो ये H+ यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा। तो देखिए ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया और OH- हमें वैसा का वैसा मिल गया। तो याद करिए रिएक्शन का स्टार्ट भी हुआ था OH- से, वापस हमें OH- मिल गया है। तो हम कहा करते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में हमें वापस से बाद में मिल जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि OH- दैट मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन। प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन में हाइड्रोक्सिल आयन कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट, एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन कैसे होती है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बड़ी ही सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में बेस अटैक करता है कार्बोनाइल कंपाउंड पे, एक अल्फा हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव कर देता है, कार्बोनायन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में वो कार्बोनायन अगले कार्बोनाइल कंपाउंड के पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक कर उसके साथ अटैच हो जाता है और फिर डाइल्यूट अल्कली से जो हम HOH उसमें यूज़ करते हैं वहाँ से एक हाइड्रोजन हम ऑक्सीजन- के साथ अटैच करके प्रोडक्ट बना लिया करते हैं। अब रिएक्शन कैसे हुई वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब उस रिएक्शन को एक ट्रिक के थ्रू हम समझते हैं। यूँ मान लीजिए एल्डोल बोलने में आपको जितना वक्त लगेगा उससे पहले, एल्डोल बोलने में आपको जितना वक्त लगेगा उससे पहले एल्डोल रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो ट्रिक मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, मैं वही रिएक्शन लेता हूँ। हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया। सपोज कीजिए हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन जब डाइल्यूट NaOH से होती है तो क्या बनता है। जो बना वो अभी आपके पास मौजूद है, कंप्लीट रिएक्शन विथ मैकेनिज्म हमने देख लिया है और हमें ये बात मालूम है कि जब एल्डोल रिएक्शन होती है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ऑलवेज वही होता है। अब मैं आपको ट्रिक के थ्रू समझाने जा रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा ओरिजिनल मैकेनिज्म वही है जो मैं आपको समझा चुका हूं। यहां पर जो ट्रिक है, अगर आप उस ट्रिक को उस ओरिजिनल रिएक्शन के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। रिएक्शन अलग चीज है, ट्रिक अलग चीज है, लेकिन इस ट्रिक से चुटकी बजाते ही हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब ट्रिक के थ्रू रिएक्शन कैसे होती है बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा, एल्डोल बोलने में जितना वक्त लगेगा उससे पहले एल्डोल का प्रोडक्ट हाजिर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा,
ये एल्डिहाइड लिया। अब एक सिस्टम समझा रहा हूँ। आपको पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा हमें कार्बोनाइल कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। तो आपको क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल आप एक साथ लिख लीजिए। ट्रिक समझा रहा हूँ, ट्रिक। 2 मॉलिक्यूल आप हमेशा एक साथ लिख लीजिए, लेकिन आपके लिखने का अंदाज यही होना चाहिए जैसा मैंने लिखा। आप पहले एक कार्बोनाइल कंपाउंड लिखेंगे, कोशिश कीजिएगा इसी अंदाज में लिखें। ऑक्सीजन यहाँ लिख दिया हमने, हाइड्रोजन इधर लिख दिया, और बाद वाला दैट मीन्स राइट हैंड साइड पर जो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड लिखना है उसमें आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि उसको इस तरह से लिखो कि सारे अल्फा हाइड्रोजन आपको अलग अलग करके लिखने हैं, सारे अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग करके लिखने हैं। और कुछ नहीं करना आपको, पीछे वाले में से मतलब राइट हैंड साइड पर जो आपने कार्बोनाइल कंपाउंड लिखा है वहां से एक अल्फा हाइड्रोजन हटाकर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दी। मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब आपको मालूम है जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये एक पाई बॉन्ड टूटेगा 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड पर तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दूसरे सिग्मा बॉन्ड से ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड वाले जो कार्बोनाइल कंपाउंड आप लेंगे उसमें से आपको एक अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है और इस कार्बन को उसके कार्बन के साथ अटैच कर देना है। आपका प्रोडक्ट बन गया। देख लीजिए आप, ये H यहाँ आया, ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ गए, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। देखिए ये अल्फा, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पर आती है कि ये जो कार्बन है ये किरेल कार्बन है, क्योंकि इस पर चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं। ये किरेल कार्बन आपको मिला और आपको पता है कि यहाँ पर एक किरेल कार्बन मौजूद है। तो जो प्रोडक्ट्स होंगे उसका कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है, n का मतलब नंबर ऑफ किरेल कार्बन। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट जो मिलेंगे हमें वो 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड वाले कार्बोनाइल कंपाउंड को इस तरह से लिखना है कि अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग आप उसको लिख दें और अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर अटैच कर दीजिए और दोनों कार्बन को आपस में जोड़ दीजिए। आपका प्रोडक्ट बन गया। देखिए सपोज हमें यहाँ कीटोन दिया जाता है, कीटोन की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ, मतलब एसीटोन की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ क्या बनेगा। मैंने आपको क्या कहा, जितनी देर में हम एल्डोल बोलेंगे उतनी देर में प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक एसीटोन लिखा, दूसरे एसीटोन को फिर से लिखा, फिर से किस तरह से लिखा कि अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग करके लिख दिए। अब कुछ नहीं करना, इसका एक अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है, इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ देना है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, OH बन गया, दोनों कार्बन आपस में अटैच हो गए। तो देख लीजिए ये प्रोडक्ट बन गया आपके सामने, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, यहाँ पर कोई किरेल कार्बन मौजूद नहीं है, क्योंकि देखिए इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, मतलब 2 एक जैसे ग्रुप आ गए तो किरेलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। उम्मीद है इस तरह से आप बहुत आसानी से एल्डोल के प्रोडक्ट बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर ट्रिक सीखने के बावजूद गलती कर देते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, इस एग्जाम्पल को मैक्सिमम स्टूडेंट ट्रिक सीखने के बावजूद गलती कर देते हैं। तो देखिए बड़ी आसान सी रिएक्शन है, प्रोपेनेल यहाँ पर लिया, डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कराया, क्या बनेगा। तो सिस्टम वही है, प्रोपेनॉल का हमने पहला मॉलिक्यूल लिखा, दूसरे मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, इस तरह से लिखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन सामने हो। तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ क्या गलती करते हैं, वो इस प्रोपेनेल को इसी अंदाज में लिख देते हैं, CH3 CH2 CHO। अगर ऐसे लिखेंगे तो आप खुद समझ गए होंगे ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये बीटा हाइड्रोजन वो शिफ्ट करा देते हैं, इसलिए उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको बीटा हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं कराना, इसलिए इसको इस ढंग से नहीं लिखना है। मैंने CH3 ऊपर लिख दिया, ये डायरेक्ट अटैच है फंक्शनल ग्रुप से, तो ये अल्फा कार्बन है, तो ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन है। इस तरह से लिखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पर शिफ्ट करना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है। इस तरह का प्रोडक्ट बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर देखिए ये कार्बन भी किरेल है, ये कार्बन भी किरेल है, तो 2 किरेल कार्बन आ गए। इसने 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2, तो 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमें मिलेंगे। दरअसल बड़े
गौर से समझ लीजिएगा इस बात को। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें दिया जाता है इस तरह का कंपाउंड डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन होगी। सिस्टम वही है, पहले वाला मॉलिक्यूल लिखा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल को लिखा। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ ये कार्बन अटैच है, ये अल्फा कार्बन है। इस पर जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को इसके ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिया, ये OH बन गया। तो ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो ये प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है। इस तरह से आप देखिएगा कि कितनी आसानी से आपको एल्डोल के प्रोडक्ट मिलते जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल अभी हमें और देखने हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर आपको कंपाउंड दिया जा रहा है कुछ इस तरह का, इसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करा कर क्या बनेगा। तो बट नेचुरल है कि यहाँ पर आप पहले इसको आइडेंटिफाई कीजिए, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, ये अल्फ़ा कार्बन है। तो बट नेचुरल है कि यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन वाले जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं जब डाइल्यूट अल्कली से रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन एल्डोल होती है। तो सिस्टम जो ट्रिक मैंने सिखाया आपको, हमने ये कंपाउंड एज इट इज लिख दिया, दूसरा कंपाउंड इस तरह से लिखा, ये अल्फा हाइड्रोजन इसका यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है तो ये बन जाएगा OH और ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। फिर देखिए ये एसीटोफिनोन दिया, डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कराया, इधर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है, इसलिए ये रिएक्शन भी एल्डोल कंडेंसेशन होगी। बड़ी आसानी से देखिए, ये हमने एक मॉलिक्यूल लिख दिया, दूसरे मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखा कि उसका अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर अलग अलग करके लिख दिए। करना कुछ नहीं ना, राइट हैंड साइड वाले मॉलिक्यूल से एक अल्फ़ा हाइड्रोजन उठाकर इसके ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है और दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना देना है। ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए कि कंपाउंड आपको दिया गया है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कराना है। तो यहाँ में साफ नज़र आ रहा है अल्फ़ा हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल कंपाउंड में प्रेजेंट है, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन है, दैट मीन्स एल्डोल रिएक्शन होगी। सिस्टम वही, ट्रिक इससे बेहतर, इससे आसान हम सोच भी नहीं सकते। जितनी देर में हम एल्डोल बोल रहे हैं उससे पहले हमारे पास जवाब आ रहा है। कुछ नहीं करना, ये मॉलिक्यूल हमने एज इट इज़ लिखा, दूसरे मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखना है कि अल्फा हाइड्रोजन हम इसके सामने लिख सकें। पीछे वाले मींस राइट हैंड साइड का जो मॉलिक्यूल है वहां से एक अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है और दोनों कार्बन को आपस में बॉन्ड बनाकर जोड़ देना है। आपका आंसर सामने। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एल्डोल की ट्रिक समझ ली होगी। अब एल्डोल से रिलेटेड कुछ यूनिक बातें हैं जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है। उन यूनिक बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपका पूरा फोकस इन बातों पर होना चाहिए। देखिए अभी इतना जो कुछ हमने पढ़ा तो हमने ये देख लिया कि एल्डोल कंडेंसेशन की जो मैकेनिज्म है, यहाँ हम देख रहे हैं कुछ काम की बात, K3B मीन्स कुछ काम की बात। तो मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर रखता है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो एसिड बेस रिएक्शन है तो वो फास्ट रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका फास्ट होता है। और सेकंड स्टेप में जो कार्बन आयन अटैक करता है दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड पर, वो 2 स्टेप रिएक्शन है। तो बट नेचुरल है, जब पहला फास्ट है तो दूसरा स्लो होगा। तो जो स्लो स्टेप होता है, कंपेरेटिवली स्लो स्टेप होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो देखिए ज़रा, स्टेप फर्स्ट में बेस ने अटैक किया, अल्फा हाइड्रोजन को अपने साथ, एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ ले गया, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ। कार्बन आयन नेक्स्ट स्टेप में अटैक कर रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड पर, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो गया। इस तरह का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो देखिए अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लिखता हूँ तो K कांस्टेंट बट नेचुरल है, ये यहाँ हमने दोनों मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन को लिख दिया। अगर मैं फर्स्ट स्टेप पर जाता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लेता हूँ, तो आपको पता है इस तरह से हम उसको लिख देंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे। अब अगर इस के इक्विलिब्रियम से मैं इस कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करता हूँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए
ये कार्ब एनायन का जो कंसंट्रेशन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हमने इस वैल्यू को पुट किया तो देखिए क्या आया होगा, वो यहाँ पर हमने लिख दिया है, वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर अगेन कांस्टेंट, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक कांस्टेंट होगा जिसको हमने के डैश से लिख दिया। तो रेट इज इक्वल टू के डैश कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, दैट मीन्स पावर 2। तो टोटल रिएक्टेंट यहाँ पर कितने हो गए 3। तो याद रखिएगा कि एल्डोल कंडेंसेशन के जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो 3 होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है 3। बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली याद रखा जा सकता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है 3। लेकिन एक बड़ी स्पेशल बात, यहाँ फिर कुछ काम की बात हमने लिखी कि इन अ वेरी वेरी डाइल्यूट बेस, सिंपली हम लिखते हैं डाइल्यूट बेस, यहाँ मेंशन कर रहे हैं वेरी वेरी डाइल्यूट बेस। तो अगर वेरी वेरी डाइल्यूट बेस होगा तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो 3 था इन नॉर्मल कंडीशन, वो 3 से चेंज होकर हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इन जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था 3, लेकिन वेरी वेरी डाइल्यूट बेस में वो हो जाता है 2। क्यों समझिए ज़रा क्यों होता है। क्योंकि अगर हम वेरी वेरी डाइल्यूट बेस लेंगे, वेरी वेरी डाइल्यूट बेस लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पानी होगा ज़्यादा और बेस होगा कम। पानी होगा ज़्यादा, बेस होगा कम। जब बेस होगा कम तो हाइड्रोक्साइल आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगी कम। और आपको पता है किसी भी रिएक्शन का रेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। तो जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स जब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो फर्स्ट स्टेप स्लो हो जाएगा, और जब फर्स्ट स्टेप स्लो हो जाएगा तो फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप बन जाएगा। और जब यही स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप बन जाएगा तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू के डैश कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। दैट मीन्स यहाँ पर 2 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। इसलिए इन जनरल एल्डोल कंडेंसेशन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है 3, लेकिन इसी एल्डोल कंडेंसेशन को अगर वेरी वेरी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में कराया जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 के बदले 2 हो जाता है। तो एल्डोल से रिलेटेड जो यूनिक बातें हम सीख रहे थे उनमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताता चलूं कि जो रिएक्शन में जो अभी हमने एल्डोल का फॉर्मेशन किया है, वो जो कंपाउंड एल्डोल जिसको हम कह रहे हैं वो सिर्फ 5 to 10 डिग्री सेल्सियस तक ही स्टेबल होता है। अगर टेम्परेचर को इस रेंज से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो जो एल्डोल जो होता है वो टूट जाता है, वो ब्रेकअप हो जाता है हायर टेम्परेचर पर। इलिमिनेशन रिएक्शन उसमें होती है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो आपको पता है ना, कंडेंसेशन जो टर्म आती है वो उसी को रिप्रेजेंट करती है कि मॉलिक्यूल्स इस तरह से आपस में अटैच होते हैं कि कोई ना कोई छोटा मॉलिक्यूल उनमें से बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाता है। तो पहले एल्डोल बनता है, फिर जब उसको हीट दी जाती है, टेम्परेचर इस रेंज से ऊपर जाता है तो इलिमिनेशन के थ्रू एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एक ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड हमें मिलता है। तो वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है और कंप्लीट कंडेंसेशन वाली रिएक्शन कैसे होती है उसको भी मैं एक ट्रिक के थ्रू आपको समझाता हूं ताकि कुछ ही सेकंड में आप फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच सकें। तो देखिए उसकी ट्रिक क्या है, वही सिस्टम जो अभी मैं आपको सिखाता आ रहा हूं। 2 मॉलिक्यूल हमें लेना है, राइट हैंड साइड पर जो लिया उससे एक अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है, दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड बना देना है। ये हमने एल्डोल का फॉर्मेशन कर लिया है। तो जब एल्डोल बन जाएगा, अब हम इसको हीट दे रहे हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर को राइज करेंगे तो अब यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल हटा दीजिएगा। ये HOH गया, ये 2 सिग्मा बॉन्ड गए, एक पाई बॉन्ड आएगा और ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बन गया। इसका नाम होता है क्रोटोनेल्डिहाइड। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ,
ऐसा सोचा जा सकता है कि OH हमने यहाँ से हटाया तो H हम यहाँ से भी हटा सकते थे और डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता था, लेकिन हमें ये H यहाँ से नहीं हटाना, हमें यही अल्फ़ा हाइड्रोजन हटाना था, क्योंकि जब यहाँ डबल बॉन्ड आया तो आप देखिए यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी आ गई और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर यहाँ डबल बॉन्ड आता तो कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं होता और यहाँ डबल बॉन्ड आने से रेजोनेंस होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए इस तरह से ही एलिमिनेशन होगा। और याद रखिएगा, ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं कि दिस एलिमिनेशन फॉलोज इवन CB मैकेनिज्म। अब इवन CB मैकेनिज्म के थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है और क्रोटोनेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एल्डोल से रिलेटेड जितनी भी यूनिक बातें थी वो मैंने आपको समझा दी। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें थी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वेरी डाइल्यूट की प्रेजेंस में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर को राइज करने से कंडेंसेशन होता है तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, इन बातों को आप ध्यान से याद रखिएगा और नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन समझेंगे। क्रॉस एल्डोल, वहाँ से भी बड़ी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। अब वो रिएक्शन कैसे होती है और उन प्रोडक्ट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। बाय बाय।